ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड, या कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। यस सर, अलीजैन आपने क्वेश्चन पूछना था, आप पूछ ले। Hmm, I'm passionate about data science and I decided to start my journey. So then it's going to be important research review. Different program research first to make things sure. अच्छा, इसमें ये बात है कि जो हमें इनकरेज किया जाता है ना, यहाँ पे आई कोड पे भी, और भी जो सीनियर्स हैं या जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है डेटा साइंस या जनरेटिव एआई वाली साइड पे, वो सब यही सजेस्ट करते हैं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए अच्छे से। और कोडिंग आने का मतलब ये है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, क्योंकि कल को जब आप मॉडल ट्रेनिंग करते हैं या मॉडल बिल्ड करते हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड पे वर्किंग कैसे हो रही है। और उस बैकएंड की वर्किंग को समझने के लिए आपको कोड समझना पड़ता है, और उस कोड को समझने के लिए आपको डीएसए यानी कि प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए। यानी कि अच्छे से मुराद ये कि आपको अच्छी से उसकी भावना होनी चाहिए कि ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन सी जगह पे काम होता है, और हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, और कैसे हमारे पास इसका एफिशिएंटली यूज़ होता है। ठीक है। तो इसलिए अगर इस अप्रोच से आप देखें ना, तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस में मूव करने से पहले। लाइक, ये नहीं मैं कहता कि आपको बिल्कुल इसका मास्टर करके जाना चाहिए, यानी कि 3 3 4 4 महीने लगे रहें। ठीक है, आप साथ साथ दोनों को लेकर चलें, आप चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि आपके बेसिक सारे क्लियर हो। आपको बेसिक जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में आइडिया हो, नॉन लीनियर के बारे में आइडिया हो, इस तरह की जो बेसिक जनरल चीज़ें हैं ना, वो आपको पता हो कोडिंग के रिलेटेड। फिर आप डेटा साइंस की तरफ आराम से जाएं। साथ साथ वो भी करते रहें, साथ कोडिंग भी करते रहें, रोज़ के 2 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहें, नए एल्गोरिथम भी सीखते रहें। इस तरह से आप चल सकते हैं अगर आपने दोनों चीज़ें साथ करनी है। लेकिन इन केस आपने साथ नहीं करनी, तो प्रायोरिटी यही है कि पहले आप एक दफ़ा डीएस से अच्छे से कर लें। उसके बाद आप जिस भी डोमेन में जाना चाहें आप जा सकते हैं। फिर वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएं या आप फिर डेटा साइंस की तरफ जाएं। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं सर थैंक यू सो मच। काफी कुछ क्लियर हो गया। जी जी, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से कर लिया था कवर, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। और अगर स्टिल किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले, कुछ रह गया है अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में किसी को कोई चीज़ परेशान कर रही है जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में किया, तो वो पूछ ले। नहीं तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आज बात करेंगे, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कोडिंग का। कि तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो हमें पता चल गया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास वो स्पेस है जो हमारा एल्गोरिथम या हमारा सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का लेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है किसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहा है, वो फंक्शन जो स्पेस एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, वो जो स्पेस एक्स्ट्रा लेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस प्रॉब्लम की या उस एल्गोरिथम की। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास इनपुट स्पेस है, और एक ऑक्सिलरी स्पेस है। अब ये ऑक्सिलरी स्पेस क्या है और इनपुट स्पेस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि इनपुट स्पेस ये है कि आपके प्रॉब्लम में या आपके कोई एल्गोरिथम के अंदर जो आपने लिखा है उसमें जो आपको इनपुट मिल रहे हैं, ठीक है, यूजर की तरफ से जो वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, वो आपकी इनपुट स्पेस है। ठीक है।
जो आपके पास इनपुट आ रही है आपके प्रॉब्लम के अंदर, वो आपकी इनपुट स्पेस है। और जो आप उस इनपुट को यूज करके एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करेंगे, यानी कि उस इनपुट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसे कहेंगे ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस या ऑक्सिलरी स्पेस। आज और हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो भी चीज़ काउंट होती है वो सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस काउंट होती है, इनपुट स्पेस काउंट नहीं होती। यानी कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इनपुट स्पेस को कंसिडर नहीं करते, जो कि इनपुट की मेमोरी हमने कंज्यूम की हुई है अपनी अपने पीसी के अंदर। ठीक है, वो स्पेस जो हमने मेमोरी में कंज्यूम किया अपने इनपुट को स्टोर करने के लिए, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस कंसीडर की जाती है। अब ये इसकी एग्जांपल देख लें, बेसिक एग्जांपल है। 4-5 कोडिंग प्रॉब्लम देखेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज। इनपुट स्पेस का मतलब क्या है कि अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका मतलब क्या है, इसमें जो ए और बी है ना, ये हमारे पास इनपुट स्पेस है। ये वो वैल्यूज हैं जो हमें फंक्शन के थ्रू हमें मिल रही है पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, ये वो दो वैल्यूज हैं जो यूजर पास करेगा, या ये इनपुट वैल्यूज हैं। इसे कहते हैं इनपुट स्पेस। ए और बी हमारे पास यहाँ पे इनपुट स्पेस है। लेकिन ऑक्सिलरी स्पेस क्या है? ऑक्सिलरी स्पेस ये है सी। सी कैसे? क्योंकि सी जो हमारे पास दो इनपुट वैल्यूज हैं ए और बी की, इनके सम को स्टोर कर रहा है और ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि ए प्लस बी, अगर हम इन दोनों को सम करवा के उसी में स्टोर करवा दें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या किया मैंने? मैंने ए में ही बी की वैल्यू को भी स्टोर कर दिया सम करके। इस ये चीज़ वैसे अच्छी नहीं समझी जाती, क्योंकि आपने जो इनपुट वैल्यू है ना उसको मॉडिफाई कर दिया है। ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से यूज़ केस पे काम कर रहे हैं, या आपकी क्या अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, अगर किसी दो इनपुट वैल्यूज या मल्टीपल इनपुट वैल्यूज का सम या कोई भी ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करवा रहे हैं, उसको किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और वो थर्ड वेरिएबल ऑक्सिलरी या एक्स्ट्रा स्पेस होती है, और उसे ही टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, उस एल्गोरिथम की या उस प्रोग्राम की। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है बेसिक सी। हमारे पास एरे है एक। ये एरे, ऊपर वाली एरे जो है ना, ये हमें गिवन है सिर्फ, ये वाली। इसमें क्या है, हमारे पास वैल्यूज पड़ी हैं हर इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे वन पड़ा है। ठीक है, वन इंडेक्स पे टू पड़ा है। इंडेक्सेस का आई होप सबको पता होगा, एरे या लिस्ट का आप सबको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता ना तो वो पूछ लेना बाद में। तो ये हमारे पास ऊपर वाली एरे है। हमने इसमें क्या किया, हमने हर इस पूरी एरे की हर एक वैल्यू को इवेल्युएट किया और हर वैल्यू का स्क्वायर निकाला, और उस स्क्वायर को एक न्यू एरे बनाया और उसी सेम इंडेक्स पे उसी वैल्यू का स्क्वायर स्टोर कर दिया, ऐसे। लाइक अब ये हमारे पास क्या था, ये इनपुट स्पेस है। ठीक है, और ये नीचे वाली क्या है, ये ऑक्सिलरी स्पेस है। ठीक है, ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो कि प्रॉब्लम क्या थी कि हमने, हमारे पास एक एरे गिवन थी, हमने उसकी हर वैल्यू का स्क्वायर निकालना था और उसको किसी जगह स्टोर करवाना था ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। लेट्स सपोज मुझे कल को वो बताएं कि मेरे पास यहाँ पे थ्री इंडेक्स पे फोर वैल्यू पड़ी है और मुझे इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और मुझे पता है मैंने ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व की हुई है इसका स्क्वायर निकालने वाली। और मैंने कैसे की थी कि मैंने उसी सेम इंडेक्स पे एक नई एरे बनाई और उसी सेम इंडेक्स पे उसी वैल्यू का स्क्वायर रख दिया ये नीचे। ठीक है, और मैं इसी तरह वो एरे का नाम लिखूंगा और उस इंडेक्स को लिखूंगा जिसका स्क्वायर मुझे चाहिए, और मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम कर रहे हैं, या कैसे हमारी स्टोरेज यूज हो रही है या ऑक्सिलरी स्पेस यूज हो रही है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ऑर्डर ऑफ, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, एन नंबर ऑफ आइटम्स है, जिनका हम स्केयर करके किसी एक नए एरे या एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें उसका स्केयर रख रहे हैं। और एन टाइम्स ये काम हो रहा है, यानी कि एन टाइम्स ये वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर होंगी, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। ए, चलें, अगर
इसमें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड? अभी तक किसी को कोई बात रह गई है या नहीं समझ आई, या कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है वो कर ले या पूछ ले, नहीं तो फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं इसके। हम्म, चलें, फिर मैं चलता हूँ, स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ मैं। एक सेकंड। ये स्क्रीन सबको विजिबल है? सर काइंडली मुझे बताइएगा। जी सर, विजिबल है, विजिबल। ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि सबको इजीली नजर आ जाए। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, अच्छे से नजर आ रहा है ना? ये रिवर्स हमारे पास एक प्रोग्राम है। सबसे पहले एक रिवर्स नंबर का प्रोग्राम है ये। हमने इसकी एग्जांपल पहले भी शायद देखी थी, या आगे देख लेंगे। अभी हमारे पास, हम देखते हैं ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, एक नंबर हम इंटीजर इसमें पास कर रहे हैं इस फंक्शन में, ठीक है? और वो नंबर यहाँ पे आ रहा है इनमें, और अंदर जाके हम इस नंबर को के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। और वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवा रहे हैं, हम इस नंबर को रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 का अगर मैं रिवर्स करूं तो मेरे पास 4 3 2 1 आ रहा है, ठीक है? और ये कैसे हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है? इनको आप भूल जाएं अभी। हमारा काम है, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है इस प्रोग्राम की। कोई मुझे बता सकता है कि इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और क्यों है? एनीवन? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा, हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने टाइम में क्या किया था, हमने देखा था कि इस तरह के जो हमारे पास ऑपरेशंस होंगे ये छोटे छोटे, ठीक है, लूप के अलावा, हमने इन्हें कहा था ये हमारे पास यूनिट ऑपरेशन है, ठीक है? आई होप आप सबको याद होगी ये बात। इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जब हम एक छोटी सी इस तरह की वैल्यूज को, या इस तरह के ऑपरेशन जब हम इसको परफॉर्म करवाते हैं और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, इसका मतलब है ये भी एक किस्म का यूनिट ऑपरेशन है, जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में उस तरह से कंसिडर नहीं होता, क्योंकि ये भी काम जो हो रहा होता है ये हमारे पास बिग O ऑफ वन टाइम में हो रहा होता है। यानी कि हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल क्रिएट किए, एक ये किया, ठीक है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा की बात करूंगा, ठीक है? एक डिजिट क्रिएट किया एक्स्ट्रा। एन तो हमारे पास इनपुट में आ रहा था, एक ये रिवर्स वही है, ठीक है? बेसिकली हमने ये यहाँ पे दो ही मेन जो वेरिएबल्स है ना क्रिएट किए। और ये कितना टाइम ले रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये यूनिट ऑपरेशंस के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल काम रेपिटेडली बार बार नहीं हो रहा, बार बार वैल्यूज नहीं आ रही, सेम ही ऑलमोस्ट, यानी कि यूनिट ऑपरेशन ही है एक किस्म का ये, ठीक है? इसलिए हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पे कोई लिस्ट आई है, ना हमने कोई अरे यूज की है, ना कोई रिकर्शन हो रही है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता। इसलिए ये यूनिट ऑपरेशन है, और इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसके लिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है। आई होप पॉइंट क्लियर होगा कि क्यों है। अगर किसी को भी नहीं क्लियर तो पूछ लो। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब ये दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास। हमने इसमें क्या करना है, काउंट करने हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक लिस्ट गिवन है या एरे गिवन है हमारे पास, उसमें क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपीयर, कौन सा नंबर कितनी दफा आएगा। अब मैंने ये एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने ये एरे या लिस्ट पास कर दी। अब इसका आउटपुट देखिएगा क्या आता है। मैंने यहाँ पे वन कितनी दफा दिया, एक दफा। मैंने यहाँ पे टू कितनी दफा दिया, दो दफा। मैंने थ्री कितनी दफा दिया, एक दफा। यहाँ पे वन और ये वन दो दफा, ठीक है? अब मेरे पास आउटपुट देखें, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डिक्शनरी बनाई, एरे की वैल्यूज ली, काउंट किया। वन कितनी दफा आया, दो दफा। टू कितनी दफा आया, दो दफा। थ्री कितनी दफा आया, एक दफा। आई होप आप सबको पता होगा कि यहाँ पे डिक्शनरी में हमारे पास वैल्यूज की एंड पेयर्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है। हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। हमने एरे पास की, एक डिक्शनरी बना ली, एरे पे लूप चलाई, हर दफा वो नंबर लिया जो 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 एरे में था, ठीक है? उस नंबर को उस फ्रीक्वेंसी में चेक किया, क्या वो नंबर इस फ्रीक्वेंसी यानी कि इस फ्रीक्वेंसी यानी कि डिक्शनरी में है। अगर तो है ऑलरेडी, तो क्या करो, उसकी जो वैल्यू है ना उसको इंक्रीमेंट कर दो। आप सबको पता होगा कि हम डिक्शनरी में जब भी वैल्यू करते हैं पास, इस तरह से करते हैं, ठीक है? हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दिया प्लस से, +1 से। अगर वो वैल्यू नहीं मौजूद, एल्स के केस में आओ, तो वो ऐड कर दो।
आप सबको पता होगा, आई होप पॉसिबली आप सबको पता होगा कि ऐसे डिक्शनरी में वैल्यू ऐड हो जाती है अगर हम ऐसे इसको करें। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक और। ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेक किया, एक लूप ने लगाई, चले मैं यहाँ पे वैसे ही एक केस बना लेता हूँ। मैंने चेक किया इसमें एक नेम नाम का वेरिएबल है क्या, या नेम नाम की है इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है। अगर तो ये केस पास होगा तो इसके अंदर जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये लेट्स सपोज मैं इसे यहाँ पास लिख लेता हूँ, नहीं तो ये एल्स में जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, कोई मुझे कंफर्म करे सबसे पहले, ठीक है। अगर इसके अंदर वैल्यू हुई तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि डिक्ट में अगर ये वैल्यू है, मैं लिखूंगा नेम, अगर ये वैल्यू है तो क्या करो, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। और अगर नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू 1 ऐड कर दो। और उसके बाद मैं एंड पे जाके ये डिक्शनरी प्रिंट करवा देता हूँ। ये देखिए, हमें पता है डिक्स खाली थी हमारी डिक्शनरी, उसमें वैल्यू पास हो गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब मेरे पास क्या केस है, मुझे पता है यहाँ पे है, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। लाइक इस तरह से ये काम कर रहा है। आई होप ये पॉइंट अब आप सबको क्लियर होगा, ये प्रोग्राम कैसे वर्क किया। इसीलिए इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और इसने काउंट करके बता दिया। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे, या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई बताएगा। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, और अगर हमारे पास एरे बहुत बड़ा होता, एंड सर ओ एन, एन होगी। यस, ओके, और ओ ऑफ एन क्यों होगी। सर क्योंकि एरे के साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एरे का साइज हमारे पास एन होगा, तो ऑलमोस्ट उतने ही साइज की अगर रेपिटेटिव वैल्यूज भी आ रही है एरे के अंदर, बट डिक्शनरी ऑलमोस्ट उतने ही साइज की बनेगी यस एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली हमारे पास उतनी दफ़ा वो एन वैल्यूज एन टाइम्स इस फ्रीक्वेंसी के अंदर अपेंड या स्टोर होती जाएंगी, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। आई होप ये सबको पता होगा, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये प्रोग्राम है हमारे पास, प्रिंट कर रहे हैं ऑल पेयर्स इन ए लिस्ट। अच्छा, अब इसमें दो अप्रोच है। सबसे पहले ऊपर वाला कोड देखें, ये वाला, ये नज़र आ रहा है ना आप सबको सही, ये वाला देखें, इसको, नीचे वाले को छोड़ दें अभी। अब इसकी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताए कि क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पेयर्स प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, और मैं सारे पेयर्स प्रिंट करवा रहा हूँ जितने पॉसिबल पेयर बनते हैं। 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, इस तरह से। अब कोई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताए मुझे क्या है इसकी। इसमें हमने देखना है हमने कौन सा एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस, या एक्स्ट्रा डिक्शनरी, या एक्स्ट्रा लिस्ट कोई यूज किया इस प्रोग्राम में, कोई बता सकता है, एनीवन। सर एक्स्ट्रा तो हमने नहीं यूज़ की, यस एग्जैक्टली, तो इसकी सेम स्पेस ही मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कि क्या होगी। सर कांस्टेंट ऑर्डर यस, ऑफ वन। यस एग्जैक्टली, इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा यूज ही नहीं की। अब ये सेम प्रोग्राम है, ठीक है। इसी का मैंने एक और लिखा है प्रोग्राम, इस तरह से डिजाइन किया है कि क्या नाम है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब बताएं, काम ये भी वही कर रहा है। इसका मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं, ये देख लें, आउटपुट इसका भी वही है। अब इसमें देखें, इसकी बताएं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और क्यों है। एनीवन, वॉल्यूम्स। ये देखें, इस पे नोट करें, ये जो पेयर्स की नाम की हमने ये एक बंद बनाई। करने को करता है, क्लच आपने मेरे से ज्यादा ही टाइट करा दिया। ओके सर, काइंडली माइक देखिएगा। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखें। सबसे पहले हमने एक, मैं इसको क्लीन कर लूँ इससे पहले। हमने ये एक, ठीक है, लिस्ट बनाई, लूप चलाई लेंथ तक, एक नेस्टेड लूप चलाई, वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। अगर तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई स्पेस कंज्यूम नहीं हो रही।
लेकिन हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, इस लाइन में क्या कर रहे हैं कि हम अपेंड करवा रहे हैं। अपेंड का मतलब है कि हम इस लिस्ट के अंदर जो भी पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं दोनों लूप के साथ, नेस्टेड लूप के साथ, वो इसके अंदर हम अपेंड करवाते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास इस लूप का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन, इसका भी एन है, यानी कि एन स्क्वायर हो गया। यानी कि एन स्क्वायर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, और वो एन स्क्वायर एलिमेंट्स हम इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवाते जा रहे हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एन स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट सबको? चलिए नेक्स्ट चलते जी हैं, अगर सर। नहीं समझ आया तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक गिवन वैल्यूज होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास 44 है। ठीक है, और मेरे पास एक लिस्ट है या एक एरे है, उसमें मेरे पास वैल्यूज हैं 0 से लेके 100 तक। मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मुझे गिवन है, मैंने ये फाइंड आउट करना है ये किस इंडेक्स पे पड़ी है। ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, बाइनरी सर्च में ये होता है कि हम डिवाइड करते जाते हैं, हम चेक करते हैं, हाफ हाफ करते जाते हैं। सबसे पहले मैं, क्या नाम है, यहाँ पे मैं आपको कोड कोड से बताता हूँ पहले, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक बाइनरी सर्च के नाम का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक ये पास की, और साथ एक नंबर पास किया जिसे मैंने टारगेट कहा है। एक एरे और लिस्ट पास करने के साथ साथ मैंने एक टारगेट वैल्यू पास की कि मैं 7 फाइंड करना चाहता हूँ इस इसके अंदर, इस एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर, कि ये कहाँ पे पड़ा है। सबसे पहले वो क्या करेगा, दो पॉइंटर लेगा, एक लेफ्ट पे लेगा, एक राइट पे लेगा। लेफ्ट को वो 0 कंज्यूम कर रहा है, लाइक अज्यूम कर रहा है, और राइट को वो लेंथ अरे -1 कंज्यूम कर रहा है। यानी कि हमें पता है कि हमारे पास लिस्ट या एरे में जो वैल्यूज होती हैं उसकी इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा आई होप। तो वो चेक कर रहा है कि लेफ्ट छोटा है, ठीक है, सबसे पहले, या बराबर है राइट के। फिर वो अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, मिड निकालेगा दोनों का, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेंथ 0 से लेके जो n-1 तक थी उनको प्लस करके डिवाइड करके उनका मिड निकाल लेगा। जब मिड निकल आया तो वो मिड चेक करेगा कि मिडल वैल्यू, यानी कि हमारे इस केस में इसकी लेंथ कितनी है, 3 4 5 वैल्यूज है ना, यानी कि इस केस में मिड ये है। वो चेक करेगा कि ये मिड जो है इसके बराबर है टारगेट के, यानी कि 7 के। वो कहेगा नहीं है। अगर नहीं है फिर वो पूछेगा क्या ये छोटा है। ठीक है, अगर तो छोटा है तो ठीक है, वो कहेगा फिर आगे से चेक करो। अगर छोटा नहीं है तो पीछे से चेक करो। ये बाइनरी सर्च है, इसके हम बहुत से प्रॉब्लम करेंगे, इस पे पूरा एक वीक लगाएंगे, इसको देखेंगे। खैर अभी ये, आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गया इसका क्या प्रॉब्लम। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें हम कौन कौन से एक्स्ट्रा वेरिएबल्स या एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, कोई बताएगा? सर वेरिएबल्स ही यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। यस, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। अब नेक्स्ट देखें, ये एक रिकर्शन का केस है, रिकर्सिव अप्रोच यूज हुई है इसमें। ठीक है, और ये देखें, ये रिकर्जन हो रही है जहाँ पे, यानी कि ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। वो यहाँ पे क्या करेगा, अगर वो कहेगा कि वैल्यू छोटी है ना तो +1 से चलाओ, और अगर बड़ी है तो छोटी से चलाओ। तो ये केस है, इसमें हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रिकर्शन हो रही है यानी कि फंक्शंस कॉल गिनेंगे हम, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी, कितने फंक्शंस कॉल होंगे? ठीक है, एनीवन कोई बताए? सर लॉग एन। राइट, log ऑफ n क्यों? क्योंकि सर क्यों? प्रॉब्लम जो हमारे पास एरे होगी वो हर आइटरेशन में जो है वो हाफ होती जाएगी ना। यस यस, तो इस एग्जैक्टली वजह से उतनी एग्जैक्टली। जो स्पेस कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शन कॉल कम हो जाएंगे। अब ये देखें, हमारे पास 5 की थी एरे, हमने क्या किया, चेक किया, मिड निकाला, क्या ये वैल्यू उसके बराबर है, उसने कहा नहीं। हम मिसाल है 3 ढूंढ रहे थे, यहाँ पे मैं टारगेट 3 कर लेता हूँ, 3 ढूंढ रहे थे। उसने यहाँ पे आया, मिड चेक किया, मिड उसके बराबर है, नहीं है, उसने कहा कि फिर छोटे में चेक करो, इन दोनों में चेक करो। अगर उसने कहा कि नहीं बड़ा है तो फिर उसने कहा था इन दोनों में चेक करो। इसलिए हर दफ़ा वैल्यू आधी होती जा रही है, यानी कि एरे आधी होती जा रही है। हमारे पास जो स्कैन एरिया है, जो हमने स्कैन करना है, वो आधा होता जा रहा है, इसलिए इसकी
वो होगी, ये बन गया लॉग का केस। यानी कि हाफ, जब भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखा था कि जब भी ऐसे केस हो जो वैल्यू छोटी होती जाए, हमारी इनपुट छोटी होती जाए, वो हमारे पास लॉग का केस आता है। आई होप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगी अब सबको। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो सर इब्तिसाम ओवर टू यू, आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन। सर इसमें जी मेरा सर, थैंक यू वेरी क्वेश्चन है। मच। जी सर, पूछ लें पूछ लें। सर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी लॉग एन होगी इस सिचुएशन में? यस, हाफ हो रही है ना। जी सर, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सर इसकी लॉग एन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोई नया अरे डिक्लेयर नहीं कर रहे, बस बल्कि पहले वाले जो अरे गिवन है उसी में सर्च कर रहे हैं। ये समझ नहीं आया सर। अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ इससे। ये देखें, ये रिकर्शन का केस है। मेरा पॉइंट आप बेसिकली ये था कि रिकर्शन में क्या होता है, जब कोई भी फंक्शन ना अपने आप को कॉल करता है, फिर उसमें हम नंबर ऑफ कॉल्स गिनते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि कितने फंक्शंस कॉल के हिसाब से इसका रिलेशनशिप क्या आ रहा है टाइम के साथ और इनपुट के साथ। तो फिर हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा, इतने फंक्शंस कॉल हो रहे हैं इतने इनपुट के लिए, तो इस तरह इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन स्पेस में हम क्या करते हैं, स्पेस में जब जब एक एक फंक्शन कॉल होगा, जाहिर है वो कोई स्पेस भी तो लेगा ना मेमोरी में। अगर मेरे पास यहाँ पे टाइम शॉर्ट है, जब आप इसको ना पाइथन ट्यूटर पे, ठीक है, रन करके देखिएगा, जब आप देखेंगे ना, जब एक फंक्शन कॉल होगा एक नया स्टैक बनेगा, एक नई जगह वो मेमोरी बनेगी, मेमोरी में वो उतनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा उस फंक्शन कॉल के लिए। और जब तक वो फंक्शन कॉल कंप्लीट नहीं होती, उसका रिजल्ट नहीं आता, वो सारा उसका आउटकम नहीं निकल के आता, तब तक वो मेमोरी में पड़ा रहेगा। ये चलता रहेगा जब तक सारा कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, रिकर्जन पे हम बात करेंगे बहुत डेप्थ में। अभी बेसिक पॉइंट आपने ये समझना कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वो मेमोरी में कुछ स्पेस ले रहा है, और उस स्पेस की बेसिस पे हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारा स्कैन एरिया कम होता जा रहा है, इसलिए हमारे कॉल नंबर ऑफ कॉल भी कम लगेंगे, नंबर ऑफ कॉल कम लगेंगे, इसलिए हमारे पास स्पेस भी कम लगेगी। जब वो चीज़ें डिवाइड होती जाती हैं, यानी कि छोटी होती जाती हैं ना, यानी कि 1000 से 100 पे आई, 100 से 10 पे आई, 10 से इस तरह जब छोटी होती जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लो का केस होता है। इस पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिटेल से बात की थी। आई होप जी अभी सर, आपको ये टाइम पॉइंट क्लियर हो। कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से तो समझ आ रही है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो लॉग एन होगा। स्पेस में आप ये स्पेस समझ में? लें। जी जी सर, जी आप सर, बता दें। स्पेस स्पेस में में सर ये हर बार न्यू अरे रिटर्न करेगा, ये कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, सर असल एरे में का स्पेस में ना वो हमजा भाई आई थिंक सो इस वजह से कह रहे हैं कि जो एरे जो पास कर रहे हैं ना ARR हम रिकर्सिव फंक्शन में, बेसिकली वो नई एरे क्रिएट नहीं हो रही, वो उसी एरे जी का सर, इसलिए फिर हमारी एड्रेस स्पेस ही, कॉम्प्लेक्सिटी कम ही रहेगी। हाँ एड्रेस ही पास हो रहा है बेसिकली। एरे में जो है वो एड्रेस पास हो रहे होते हैं ना, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये ऑर्डर ऑफ वन ही आई थिंक सो होगी इसकी भी। सर, आप इस चीज़ को देखें, आप सब कुछ छोड़ दें, आप ये देखें सिर्फ, हमने एरे अपनी जो चलानी है ना, वो इतनी रेंज में चलानी है सिर्फ। रेंज कम होती जानी है, ठीक है। जितनी रेंज कम होगी ना, जितना स्कैन एरिया कम होगा, उतनी नंबर ऑफ कॉल्स कम लगेंगी, और जितनी नंबर ऑफ कॉल्स कम लगेंगी, उतनी मेमोरी में जगह कम लगेगी उस कॉल को कंप्यूट करने के लिए। इसलिए सर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें लॉग में जा जो रही है, कम लग रही है। जो ऑर्डर ऑफ वन होता है वो छोटा होता है लॉग से? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा पूछिएगा। जी सर, जो कांस्टेंट हमारे पास कम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन, वो लॉग एन से यस, छोटा होता है या छोटा होता है ना? तो इसमें वही छोटा होगा, होता। क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल अरे है वो बार बार रिटर्न नहीं हो रही, बल्कि हम सिर्फ उसमें पॉइंटर्स जो है उसकी जगह को चेंज कर रहे हैं। कोई नए नई अरे डिक्लेयर नहीं कर रहे। मेरा ये ख्याल है, बाकी सर आप बेहतर बता सकते हैं। आप यानी क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगी, आप ये जी बेसिकली सर, कहना चाह रहे हैं। टाइम ओके, कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होनी चाहिए, लेकिन स्पेस ऑर्डर ऑफ वन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। चले, आई थिंक टाइम थोड़ा है, वरना हम इसको आप इस तरह कीजिएगा, इसको पाइथन ट्यूटर पे चला के देखिएगा, और चैट जीपीटी से इसकी पूछिएगा, या किसी भी एलएम जी से सर। पूछिएगा, तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा पॉइंट। बेसिकली जितनी ये कॉल्स चल रही है ना, इसकी स्पेस कंज्यूम हो रही है। लेट्स सपोज आप ये तो बहुत छोटी एरे के सर लिए देख इसको रहे हैं आप ना। काइंडली न्यू टैब में चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी बता चले, दें, सिर्फ मैं 10 सेकेंड्स लगेंगे आई थिंक। कर लेता हूँ। लेट्स एक सेकंड।
ये देख लें सर। ठीक है। यस सर, इसमें और लॉग एन कह रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सर इसको ये हर बार नई रे रिटर्न कर रहा है, इस वजह से मतलब रे ओरिजिनल नहीं रह रही, और वो हर बार जो है नहीं सर, उसको। अरे वही जा रही है, अरे सेम जा रही है, लेकिन हम चला उसको थोड़ी टाइम के लिए, हम यहाँ पे ये वैल्यू दे रहे हैं ना, ये देखें, हम टारगेट दे रहे हैं, साथ बता रहे हैं उसको कि इतनी रेंज से चलाना है, और हर दफा मिड कैलकुलेट हो रहा है, हर दफा, हर दफा लेफ्ट प्लस राइट में वो वैल्यू जाती है, वो प्लस होती है, डिवाइड होती है, वो छोटी हो जाती है, फिर अगली दफा उससे उस रेंज तक जाती है, फिर छोटी हो जाती है, इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है। सर इसको आप एक्सप्लोर इसमें कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ये बहुत लाइक थोड़ा सा रिकर्शन का केस है, इसको आप चला के देखिएगा पाइथन ट्यूटर पे, आपको ये आराम से समझ आ जाएगा इसका सर केस। अगर तो ये लॉग एन आ रही है, इसका मतलब कि हर बार अरे जो है वो चेंज होकर एक नई अरे रिटर्न हो रही है, इस वजह से ही फिर वो लॉग एन बनता है। अगर हमारे पास अरे चेंज ना हो रही होती फिर वो ऑर्डर ऑफ वन ही रहता। तो इसमें ये फिर कंफ्यूजन है कि सर इसमें ये हो रहा मैं होगा कि हर बार अरे चेंज हो, अरे का साइज चेंज होके अरे डिवाइड होकर एक नई अरे बन रही है। सर थोड़ा सा हम्म, मैं ऐड करूँ जी, एक मिनट। जी, जी, हमजा भाई, असल में जब भी कोई भी फंक्शन कॉल होता है ना, तो जो भी उसके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स कह ले जो पास हो रहे होते, तो एक स्टैक बनता है मेमोरी के अंदर, और वो सारी जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना वो सेव होते हैं। अब एरे यहाँ पे हम बेशक पुरानी पास कर रहे हो ना, तो एक नया, लेकिन जब भी फंक्शन कॉल होगी तो वो उसके पास एक नया स्टैक बनेगा, उसमें एक नई एरे बनेगी, और उसके पास वो वैल्यू सेव रहेगी, ताकि वो उसका जो है ना, जब तक वो फंक्शन चलेगा वो स्टैक लाइव रहेगा। वो उस स्टैक के हिसाब से बता रहा है कि भाई इसकी लॉग एन ही होगी, बेशक एरे नई क्रिएट ना हो रही हो इन रियल मेमोरी। तो आई होप सो कि यहाँ पे भी अभी ये शो यस होगा सर। कि ठीक है नया सर, थैंक स्टैक। यू। हाँ क्लियर हो गया सर कि ओके तो नॉर्मल जो बाइनरी सर्च होगी उसमें अरे हमारी ओरिजिनल ही रहेगी मेमोरी में भी, और जो रिकर्सिव फंक्शन होगा उसमें फिर अरे मेमोरी में साथ साथ अपडेट होती रहेगी। यही मुझे इसका डिफरेंस समझ आ रहा है। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉपर चलाएंगे ना पूरा, तो आपको इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। चलें सर, इब्तिसाम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो इश्यूज। जी सर, थैंक यू। अच्छा, काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस सर। ओके, तो होप्स हो कि सबको टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। आज फिर हम जो प्रॉब्लम देखते हैं वो है स्ट्रिंग के रिलेटेड, जो है 1 to 5 वैलिड पैनिट्रॉम। तो कोई अगर इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहे। चले मैं रीड कर देता हूँ। अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम। वो कह रहा है कि जो मैंने फ्रेज दिया हुआ है, ये पैलिंड्रोम है अगर आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस लेटर्स। अगर आप जो इसमें अपर केस लेटर्स हैं, जैसे ये ए है, इनको आप कन्वर्ट करते हैं लोअर केस लेटर्स में, एंड रिमूविंग ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और उस फ्रेज में से नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिमूव करते हैं, तो वो उसके जो स्ट्रिंग बनेगी और वो पैलिंड्रोम होगी। अगर आप उसको आगे से रीड करेंगे या बैकवर्ड से रीड करेंगे, वो तो सेम पड़ी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये स्ट्रिंग जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप अगर ये स्ट्रिंग पढ़ते हैं, अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा, अगर आप इसको बैकवर्ड से रीड करते हैं तो ये सेम रीड होगी, अ मैन, अ मैन, अ प्लान, अ कनाल, और पनामा। पैलिंड्रोम का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो पूछ ले। पैलिंड्रोम ये है कि आप बैकवर्ड से भी रीड करेंगे और फॉरवर्ड से भी, तो वो सेम रीड की जाएगी। जैसे एग्जांपल दूं, तो डैड की एग्जांपल है, अगर डैड को आप इस साइड से रीड करेंगे या उस साइड से रीड करेंगे तो वो सेम ही रीड होगा। तो उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। अब इसने कहा है कि मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी है, उसमें से आपने सबसे पहले देखना है कि जो अपर केस लेटर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सेकेंडली, जो नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करना है उस स्ट्रिंग के अंदर से, ताकि जो नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अब यहाँ सवाल आता है। नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो हैं स्पेसिस, कॉलन, कॉमा, इनको आप नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स, लेटर्स फॉर एग्जांपल ABC, और नंबर्स जो 0 to 9, इनको आप अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं। अभी तक किसी को अगर सवाल की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है कि सवाल क्या है ये इधर, और वो डिमांड क्या करना चाह रहा है हमसे।
चले मैं इसकी फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ, वो चाहता क्या। अच्छा, इधर मैं एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ, जो इसने दी हुई है रेसा कार, और ये पूछ रहा है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो मैं इधर चलता हूँ। अच्छा, अभी उसने हमें दिया हुआ है रेस अ कार, तो हम इस अप्रोच को वैसे सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन हम जो आज मेथड देखेंगे वो होगा ऑप्टिमाइज मेथड, जो 2 पॉइंटर अप्रोच से होगा। तो इधर फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ, अच्छा इधर अगर मैं 2 पॉइंटर यूज करूंगा, अब सबसे पहला पॉइंटर अगर मैं इनिशियलाइज करवाऊँ, इसको मैं लेफ्ट पॉइंटर कह देता हूँ। अगर इस लेफ्ट पॉइंटर को मैं अपनी स्ट्रिंग के पहले लेटर पे रखता हूँ, जो कि है 0 इंडेक्स पे। सेकंड पॉइंटर इनिशियलाइज करवाता हूँ, सेकंड पॉइंटर को मैं रखता हूँ अपनी स्ट्रिंग के लास्ट वाले अल्फाबेट पे, जो कि होगा कि लेंथ -1 जो हो। अब 2 पॉइंटर मैंने इनिशियलाइज करवा लिए, एक को मैंने रख लिया 0 इंडेक्स पे, एक को मैंने रख लिया सबसे लास्ट इंडेक्स पे। अब उसने क्वेश्चन में डिमांड की है, उसने कहा है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो आपके जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है कि नहीं। तो इधर पहला पॉइंट क्या मैं लिखूं, वेदर देयर इज एनी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स और तो सबसे पहले मैं जो है ना अपनी स्ट्रिंग में चेक करूंगा कि मेरी स्ट्रिंग में कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है कि नहीं। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लगाऊंगा और चेक करूंगा कि अगर मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है और जो पोजीशन है 0 इंडेक्स पे, जो कि आर है, ये अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अगर ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा तो मैं क्या करूंगा कि अपने जो लेफ्ट पॉइंटर को है ना, उसको मैं इंक्रीमेंट करवा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्ज कर लेता हूँ कि इधर मेरे पास जो है ना कॉलन पड़ा हुआ है, और मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है ना ये कॉलन के ऊपर है 0 इंडेक्स पे 1 पे। अभी जब मैंने इफ स्टेटमेंट लगानी है, मैं चेक करूंगा कि मेरा ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। तो इधर मेरा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आ गया, तो मैं क्या करूंगा कि अपने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दूंगा। क्यों करवाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है ना ये जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं इनको इग्नोर करना। सेकेंडली सेम फॉर राइट पॉइंटर, मैं चेक करूंगा कि राइट पॉइंटर जहाँ पे मेरा असाइन है, उस वो जो लेटर है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नॉन अल्फा न्यूमेरिक है। अगर तो वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक हुआ तो मैं क्या करूंगा कि अपने राइट को कहूंगा कि डिक्रीमेंट करवा। इंक्रीमेंट तो मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि वो तो फिर हमारा पॉइंटर स्ट्रिंग से बाहर चला जाएगा। अब मैं इसमें डिक्रीमेंट करवाऊंगा, डिक्रीमेंट होकर वो इधर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर की जगह अगर हमारे पास कॉलन पड़ा है तो, या कॉमा पड़ा है, वो क्या करेगा, कॉलन से उठ के अगले कैरेक्टर पे आ जाए। लेकिन चूंकि हमारे पास इधर नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं करेगी। होप सो पहला पॉइंट समझ आ गया कि पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स है कि नहीं। अगर अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है तो मैं अगर लेफ्ट पॉइंटर पे है तो मैं इंक्रीमेंट करवा दूंगा, अगर राइट पॉइंटर पे है तो डिक्रीमेंट करवा दूंगा। सेकंड जो बात, सेकंड ने चेक करना है कि ये जो हमारे करेक्टर के ऊपर जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर जिस पे अरेज कर रहा है वो करेक्टर सेम भी है कि नहीं। क्योंकि हमने चेक करना है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का इधर से भी देखें उधर से भी देखें सेम करेक्टर होना चाहिए। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो मैं इधर लिखूं अगर, तो वो मैं चेक करूंगा बोथ करेक्टर्स आर सेम और नॉट। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना अपनी मेरी जो स्ट्रिंग है एस नाम की, उसमें देखूंगा कि जो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पॉइंटर पे मेरी वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं राइट पॉइंटर के, राइट पॉइंटर के। अच्छा, अगर तो ये मेरी वैल्यू राइट पॉइंटर के इक्वल हुई, चूंकि जो कि इस केस में है, अगर तो मेरी लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू राइट के इक्वल हुई, तो मैं क्या करूं कि अपने लेफ्ट पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट करवा दूं आगे, और राइट को डिक्रीमेंट करवा दूं। वाई, क्योंकि मेरी वैल्यू सेम है और मैंने टोटल स्ट्रिंग के लिए इसको चेक करना है कि मेरी जो सारी वैल्यूज हैं वो सेम है कि नहीं। अगर मेरी वैल्यू सेम होंगी तो ये चलता जाएगा और एंड पे मुझे रिटर्न ट्रू करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी वैल्यू सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे आ गया मेरे पास कॉल या कॉमा हो गया मेरे पास, तो क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो मैं क्या कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू और राइट पॉइंटर की वैल्यू अगर ये सेम नहीं है, तो तुम डायरेक्टली मुझे रिटर्न करवा दो फॉल्स।
क्यों रिटर्न करवाओ? क्योंकि अगर मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों सेम नहीं है वैल्यूज, तो वो जाहिर सी बात है वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली उसको फॉल्स रिटर्न करवा देगा। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब ये इधर पॉइंटर दो रख लिए, इसने चेक करना सबसे पहले मेरा ये वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट, मेरा ये वाली रन होगी स्टेटमेंट, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है राइट पॉइंटर वैल्यू सेम है, हाँ मेरी वैल्यू सेम है। मैंने क्या लिखा था नीचे, तुम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दो और राइट को डिक्रीमेंट करवा दो। इसने दोनों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा दिया। अगेन जब स्टेटमेंट रन होगी तो दोबारा चेक करेगा, सबसे पहले इधर आएगा कि इज देयर एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और नॉट, उसको कोई अल्फा न्यूमेरिक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं मिल रहा, इधर ए है इधर भी ए है, वो दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट चेक करेगा, वो कहेगा कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं। उस क्या फिर मैंने स्टेटमेंट क्या दी थी, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करवा दो राइट को डिक्रीमेंट करवा दो। अच्छा इसने एक मिनट, अच्छा इसने मेरी जो है ना इसको, इसको भी इसने, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा इसने जो है ना, मैं नीचे कर लेता हूँ, इसने मेरा थोड़ा सा ना ये वाला लेफ्ट राइट पॉइंटर है ना, क्या क्या, गिव मी मिनट जरा। ओके अच्छा, जब उसने देखा कि मेरा जो है लेफ्ट पॉइंटर है सी पे आ गया और मेरा राइट पॉइंटर भी सी पे आ गया, अब इसने आगे चेक करना है इन दोनों लेटर्स को क्या ये सेम है कि नहीं। अगेन वही स्टेटमेंट रन होगी, लेफ्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा राइट इंक्रीमेंट करेगा, ये आ गया ई के ऊपर, ये आ गया ए के ऊपर। नाउ अब हमें तो पता है कि ये जो दोनों लेटर्स हैं ये सेम नहीं है, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, वो ये करेगा कि वो चेक करेगा लेफ्ट इक्वल राइट के, इधर नहीं है इक्वल, वो हो जाएगा इस साइड पे थर्ड स्टेटमेंट पे, जो हमने कंडीशन लगाई होगी कि लेफ्ट अगर राइट के नहीं है इक्वल, तो तुम क्या करो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स करवा दो। उसी हो गया, हमें पता चल जाए कि हमारा जो है ना पैलिंड्रम, जो स्ट्रिंग हमें दी हुई है वो पैलिंड्रम नहीं है। तो अभी तक किसी को क्वेश्चन की समझ ना आई हो और ये हमने जो सिनेरियो बनाया है इसकी समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम कोड की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो हमने देखा है कि अगर तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो उसको इंक्रीमेंट करवाए और डिक्रीमेंट करवाए, और इसको अब देखते हैं कोड की शक्ल में। हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हम दो पॉइंटर इनिशियलाइज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर को मैंने नाम दे दिया एल का, लेफ्ट पॉइंटर, एक को मैंने कह दिया राइट पॉइंटर, और लेफ्ट को मैंने रखा है जीरो इंडेक्स पे क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के पहले लेटर पे उसको रखना है, राइट को मैंने रखना है लेंथ स्ट्रिंग की -1, वाई क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो अगर हम नोट डाउन करें तो अगर तो स्ट्रिंग की लेंथ 8 है तो उसका जो इंडेक्स है वो 7 तक आएगा, इस वजह से हमने इसको लेंथ s-1 का है, ताकि वो हमारे लास्ट वाले इंडेक्स पे आके वो पॉइंटर बने। थर्डली अब हमने देखना है, हमने अपने पॉइंटर को मूव ऑन करवाना है, मूव ऑन करवाने के लिए हमें इधर कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर तो हम एक पॉइंटर को स्टार्ट पे रखेंगे एक पॉइंट पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, जब सेंटर पे दोनों आएंगे ना तो वो लेफ्ट वाला इधर को निकल जाएगा राइट वाला इधर को निकल जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। हम इधर अगर स्टेटमेंट लगाए वाइल तुम तब तक चलो, तुमने तब तक ये लूप चलानी है जब तक जो है ना लेफ्ट जो है ना हमारा छोटा है राइट से। वो क्या करेगा कि जो ही सेंटर में पहुंचेगा नहीं दोनों पॉइंटर एक दूसरे के आसपास, तो वो क्या करेंगे उससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वैल्यू से आगे आके लेफ्ट की बड़ी हो जाएगी, तो वो हमारा प्रोग्राम फिर सही रन नहीं करेगा, इसलिए ये कंडीशन हमने लगाई। सेकेंडली हमने बात की थी कि हमने चेक करना है कि ये जो लेटर है हमारी स्ट्रिंग के अंदर ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, और उसके लिए हमें स्टेटमेंट अगर लिखें तो पाइथन का एक फंक्शन है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है कि नहीं। अगर मैं इधर स्टेटमेंट लगाऊं इफ एस जो है स्ट्रिंग के अंदर जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, क्योंकि हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट पॉइंटर है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, तो ये पाइथन का फंक्शन है इज ALNUM, ये क्या करता है ये चेक करता है कि हमारे पास जो लेटर है वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, और हमने इधर चेक करना है कि वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए हम इधर नॉट लगा देते हैं क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक तो वो चेक करेगा, लेटर्स तो अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन हमने चेक करना है कि वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, तो इसके लिए हम इधर लगा देते हैं नॉट। इस स्टेटमेंट का मतलब है उसने चेक किया अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर
है हमारे पास, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक नहीं, नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है हमारे पास, तो वो क्या करेगा कि लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा देगा नेक्स्ट। अच्छा, मैंने क्या करा दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया। सेम गोज फॉर सेकंड। मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम चेक करो, अगर तो स्टेटमेंट हमारी जो एलिफ नॉट एस, जो राइट पॉइंटर है हमारा, हाँ इधर मैं आर ही लिखता हूँ क्योंकि मैंने इनिशियलाइज ही उसको एल से करवाया। अच्छा, जो राइट पॉइंटर की वैल्यू है हमारे पास, वो भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अगर वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक है तो तुम क्या करोगे, राइट पॉइंटर को भी डिक्रीमेंट करवा दो। वो क्या करेगा कि राइट पॉइंटर में -1 कर देगा, पॉइंटर हमारा आगे मूव कर चलेगा। थर्डली हमने चेक कर लिया, जो पहले हमारी बात थी कि चेक करना है अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, ये हमारी कंडीशन इधर खत्म होगी। अब हमने चेक करना है कि जो स्ट्रिंग के लेफ्ट पे जो करेक्टर है और स्ट्रिंग के राइट पे जो करेक्टर है वो इक्वल हैं कि नहीं। उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे एलिफ, जो स्ट्रिंग के राइट लेफ्ट पे करेक्टर है। अब बात इधर आ गई, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपने करना है अपर केस लेटर्स को लोअर केस में। इधर तो हमें नजर आ रहा है कि चले सेकंड वाली है, इधर हमें नजर आ रहा है कि रेस आकार ये तो सारे letters में, लेकिन जो हम पहले देखे तो इधर हमारे पास अपर केस लेटर्स भी हैं। हम क्या करेंगे कि एक और फंक्शन है जो बिल्ट इन है, इसके साथ यूज कर देंगे डॉट लोअर। ये क्या करेगा कि जो ही वैल्यू को पकड़ेगा, अगर वो कैपिटलाइज होगी तो वो उसको लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इधर हमने कहना है कि वो जो लेफ्ट पॉइंटर पे करेक्टर है हमारा, वो नॉट इक्वल टू जो स्ट्रिंग के अंदर राइट करेक्टर है, राइट पॉइंटर पे जो करेक्टर है डॉट लोअर, क्योंकि इसको भी हमने लोअर करना है। दोनों करेक्टर्स राइट पे भी और लेफ्ट पे अगर हमारे पास कैपिटलाइज लेटर हो तो हमने दोनों चेक करने हैं। अब ये हमने इधर बात की थी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तुमने क्या करना है कि तुमने रिटर्न फॉल्स करवा देना। सॉरी, अच्छा, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, ये इसने चेक कर लिया, अगर इक्वल नहीं है। अब अगर वो इक्वल हैं तो फिर क्या करना है। अगर वो इक्वल है तो हमने इसको सिंपली कह दिया कि अगर वो दोनों इक्वल हैं तो तुम क्या करो, लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दो और राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करवा दो। और अगर ये डिक्रीमेंट करवाने के बाद अगर तुम्हें लगे कि सारी जो करेक्टर्स हैं वो सेम है, तो एंड पे तुम रिटर्न करवा दो ट्रू। अच्छा, पी तक किसी को कोई पॉइंट पे समझ ना लगी हो कि कोई ये जो एक लाइन है फॉर एग्जांपल ये वाली, इसका काम क्या है इधर, तो वो हैंड रेस करके पूछ लो। सर, मेरी आवाज आ रही ये है जो क्या? .11 पे आपने, सर जो .11 पे लाइन है इसको दोबारा एक्सप्लेन। अच्छा, .11 पे लाइन है, वो चेक कर रही है कि जो स्ट्रिंग है, ये इसका मतलब है ये स्ट्रिंग है, और ये एल का मतलब है कि जो लेफ्ट पॉइंटर हमारा इस स्ट्रिंग के अंदर खड़ा है, फॉर एग्जांपल वो ए पे खड़ा है, उसको सबसे पहले तुम लोअर करो क्योंकि हमें चाहिए लोअर केस लेटर्स में। उसने इसको ए कर दिया। अब वो चेक करेगा ये जो ए है, ये जो लास्ट पे ए है, ये दोनों नॉट इक्वल है या इक्वल है। मैंने इधर स्टेटमेंट लगाई हुई है अगर तो वो नॉट इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास ए है और एंड पे हमारे पास एम है, तो इधर ये कंडीशन मीट कर गई, वो क्या करेगा कि डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न करवा देगा। वाई? क्योंकि जब ये पहले करेक्टर सेम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम ही नहीं होगा, तो वो इसको डायरेक्ट हमारे जो प्रोग्राम को फॉल्स रिटर्न करवा देगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास दोनों ए हैं, इधर भी ए है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी है। वो क्या करेगा कि जो हमने उसको कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर तो वो सेम है दोनों, तो तुम क्या करो कि लेफ्ट को इंक्रीमेंट करवा दो और राइट को डिक्रीमेंट करवा दो। वो क्या करेगा कि ए से निकलेगा, अगले पे चला जाएगा एम पे, इधर से राइट पे क्या करेगा, ए से निकलेगा एम पे चला जाएगा। फिर दोबारा प्रोग्राम रन होगा, दोबारा देखेगा कि सबसे पहले देखेगा अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। हाँ, इसको इधर स्पेस मिल गई है, सबसे पहले वो लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव ऑन करवा देगा, वो एम पे आ जाएगा। सेम गोज फॉर राइट, राइट पे भी वो देखेगा कि अगर अल्फा न्यूमेरिक करेक्ट नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है कोई, नहीं नहीं है वो, तो वो नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं रन होगी अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। वो क्या करेगा, अगली स्टेटमेंट पे आएगा, ये चेक करेगा नॉट इक्वल है नहीं, इधर नॉट इक्वल नहीं है, इधर दोनों इक्वल हैं। वो अगली ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, लेफ्ट इंक्रीमेंट करवा देगा, राइट इंक्रीमेंट करवा देगा। तो सेम रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा जहां तक आके दोनों पॉइंटर आपस में मिल नहीं जाते। जो ही दो पॉइंटर मिलेंगे, अगर टोटल प्रोसेस चलता होगा सेम वैल्यूज के साथ, तो वो आके रिटर्न ट्रू करवा देगा। अगर तो नहीं चलता होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा।
समझ आई है इसकी? जी सर। अच्छा, इसको मैं रन करूँगा तो अच्छा ठीक है, ये सही रन कर रहा है क्योंकि पहले इसने सारी चीज़ें जो नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिमूव कराए, तो राइट से रीड किया, लेफ्ट से रीड किया, ये तो ये पैरेंट्रम है। तो होप्स हो कि क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अगर नहीं समझ लगी, फॉर एग्जांपल कोई स्टेप मिस कर गया, तो आपने पाइथन ट्यूटर पे जाना है, ये कोड पेस्ट करना है। उधर वो आपको क्या करेगा कि स्टेप टू स्टेप गाइड बताएगा कि ये इस स्टेप पे क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप इफ स्टेटमेंट जो लगी है, इसका क्या मकसद है, क्या कर रही है ये। एलिफ स्टेटमेंट है, ये क्या कर रही है। टोटल जो प्रोग्राम है वो आपको रन कराएगा। अभी कोई मुझे इधर बताए कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस क्या है। कोई भी बता दे, गलत बताए सही बताए। जी सर, आके आप बताना चाहेंगे इसकी? जी सर, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक ऑफ एन होगी। थोड़ी आपकी आवाज़ कट गई है, मुझे नहीं समझ आई आपकी आवाज़। जी सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, वो क्यों, वो भी बताइएगा, अगर तो पता है तो वो क्यों है। एक्चुअली में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो यहाँ पे वाइल में आप देखें मल्टीपल्स, हमारा एक वाइल हम लूप चला रहे हैं। ये लूप चले जब लेफ्ट लेफ्ट जो करेक्टर्स हैं हमारे इसमें स्ट्रिंग में, वो राइट से लेस देन हो। और उसमें दो कंडीशन और भी हैं कि वो जो है ना इंक्रीमेंट भी हो उसमें और डिक्रीमेंट भी हो। तो अगर एन लें तो फिर यहाँ पे दो लूप चल रहे हैं, इससे जो है ना आप समझ सकते हैं कि ये मल्टीपल टाइम्स मतलब कि ओ ऑफ एन स्क्वायर हो सकती है। और उसके अलावा जो स्ट्रिंग जी स्पेस जो हमें रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू उसी ही स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, तो वहाँ पे जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो सकती है कि उसी ही जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, जिसमें चेक कर रहे हैं करंट एस जो हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो रिटर्न भी वैल्यू उसमें ही करेगा। मैंने ऐसे समझा है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, शजीला आप बताएंगे इधर स्पेस क्या है, टाइम क्या है इधर। सर सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये लूप चल कितनी दफा रहा है सराकिब। जी सर, ये आई थिंक 3 बार। नहीं, आप इसको बताएं ना, ये एन स्क्वेयर किस तरह चल रहा है और एन क्यों नहीं चल रहा है ये। इसके अंदर कितने लूप हैं, आप पहले मुझे सबसे पहले ये देखें। इसमें हमारे पास एक लूप है, वाइल लूप, ठीक है। और वो वाइल लूप हमारे पास सिर्फ चलेगा एन टाइम्स, ठीक है। यस सर। हमारे हमारे पास नेस्टेड लूप नहीं है। अगर नेस्टेड लूप होते तो फिर ये एन स्क्वेयर बनता, ठीक है। यानी कि इस वाइल के अंदर हमारे पास एक और वाइल लूप होता या फोर लूप होता ना, फिर ये एन स्क्वेयर बनता। लेकिन ये राइट हमारे सर। पास यहाँ पे सिर्फ एन टाइम चलेगा, यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे दोनों की जो पॉइंटर है दोनों की वैल्यू एक दूसरे से अबव हो जाएगी। यानी कि एल की वैल्यू लेट सपोज 5 से जाके 6 पे चली गई, और जो राइट पॉइंटर है उसकी वैल्यू 6 से लेके 5 पे आ गई, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को जब क्रॉस कर दिया तो वो लूप रुक जाएगा, यानी कि सिर्फ एन टाइम लूप चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होगी, यानी कि बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसमें हम कोई एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं यूज कर रहे, और ना कोई इसमें फंक्शन कॉल हो रही है रिकर्जन के थ्रू, और ना इसमें कोई एक्स्ट्रा जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल थोड़े बहुत यूज कर रहे हैं उन्हें आप लाइक बिग ऑफ वन में कंसिडर करते हैं, जो कि कांस्टेंट होते हैं। इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होगी। आई होप ये अभी पॉइंट क्लियर होगा आपको। यस सर, आई गॉट इट। आपने लूप का देखना, लूप कितनी दफा चल रहा है। अगर लूप आपकी इनपुट के डबल चल रहा है फिर आपकी एन स्क्वेयर हो जाएगी। अगर लूप सिंगल टाइम यानी कि उसकी लेंथ के बराबर चल रहा है स्ट्रिंग की, तो इसका मतलब एन है, ठीक है। जी सर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ओ ऑफ एन तो मुझे ओ ऑफ वन तो समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट है, स्ट्रिंग चेंज ही नहीं है। ओ ऑफ एन कब होगा इसमें? अच्छा, इसमें ओ ऑफ एन तब होगा जब आप एक और स्ट्रिंग में ये सारी स्ट्रिंग आप रिवर्स करके किसी और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें वो पूरी स्ट्रिंग स्टोर भी करवा रहे हैं, तब ये ओ ऑफ एन हो जाएगा।
लाइक ठीक जितने हो नंबर गया। ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं आप वो इस योर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे, तो फिर उसकी वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम यानी कि वो नंबर ऑफ एन टाइम वो वैल्यू जाके उसमें किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक्स्ट्रा लिस्ट में स्टोर होगी, तो वो एन बन जाएगा फिर। अभी क्योंकि जी ऐसा सर। कोई केस नहीं हो रहा। जी सर, आई गॉट इट। थैंक यू सर। जी सर, आके फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कितने स्ट्रिंग बनाई है अलहदा से, और मैं उसमें वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, तो फिर उस केस में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना ओ ऑफ वन से चला जाएगी ओ ऑफ एन में, क्योंकि हमने अलहदा स्पेस यूज कर लिए। होप सो पॉइंट को गेट कर रहे हैं। क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर सबके किसी का कोई जी क्वेश्चन नहीं है तो फिर सर टाइम हमारा ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। जी, अगर किसी को क्वेश्चन है पूछ ले, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। आपने इसको पाइथन ट्यूटर पे लाजमी रन करना है, फिर ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएगा कि किस स्टेप में क्या प्रोसीजर हो। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? चले सर, फिर ठीक है, मीटिंग को एंड कर देते हैं। जी ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम प्रॉब्लम्स की तरफ ही चलेंगे, स्ट्रिंग पे पूरा वीक लगाएंगे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे। चलो ठीक है सर, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज सर, थैंक जी, यू। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह एवरीवन। हाफिज।